हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज किया जाता है। तो इसके लिए मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट, और इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में एक्टिव से पैसिव के यूजेज के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद में हम एक्टिव से पैसिव बनाने के जो बेसिक रूल्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए लेटर, और ये खाली स्थान बाई किशन। और यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, हैज़ बीन रिटन और हैव रिटन। तो प्यारे बच्चों, इनमें से सही ऑप्शन आपको इसमें फिल करना है और फिर ये पैसिव वॉइस का वाक्य आपके सामने बन जाएगा। तो देखिए, तो होता क्या है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लाते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है और उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगी। और यदि हैज़ हैव का प्रयोग होगा तो उसके साथ बीन अवश्य लगेगा। तो ये ए वाले में हैज़ के साथ बीन लगा हुआ है, हैज़ बीन रिटन। तो यही ऑप्शन आपका सही है और ये सेकंड वाला जो है ये रॉन्ग है। तो हम इसमें हैज़ बीन रिटन भर देंगे। तो इस तरह हो गया आपका ये सेंटेंस, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई किशन। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह हम आगे वीडियो में एक एक सेंटेंस के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखें प्लीज़, जिससे आपका ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट बाय द बॉयज़ नाउ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, ए इज़ प्लेड और दूसरा है इज़ बीइंग प्लेड। अब चूंकि इसमें से हमारे साथ समस्या ये है कि भाई पहला जो ये ऑप्शन है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है और क्रिया की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, तो इसी को क्यों नहीं भर दें। तो प्यारे बच्चों, इसको हम इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि यहाँ पर नाउ शब्द आ रहा है और नाउ इस बात को दिखा रहा है कि कोई कार्य वर्तमान में लगातार हो रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जब भी कोई कंटिन्यूस टेंस आएगा तो उसके अंदर क्रिया में आईएनजी होती है, और जब पैसिव बनाते हैं तो आईएनजी को हटा करके हम उसमें बीइंग लगाते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इज़ बीइंग प्लेड। तो इस तरह हो गया आपका ये, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़ नाउ, यानी अब लड़कों के द्वारा क्रिकेट खेली जा रही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 3, ए स्नेक बाय हिम। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है किल्ड और दूसरा है वाज किल्ड। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ये जो किल्ड है इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है। और ये बी वाले में वाज किल्ड आ रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यही यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो बी वाला सही है, इसी को हम इसमें फिल कर देंगे। तो ए स्नेक वाज किल्ड बाई हिम, यानी एक सांप उसके द्वारा मारा गया था। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, ए टाइगर बाय द लायन इन द जंगल। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए किल्ड और दूसरा है वाज किल्ड। तो ये बी वाला सही है यहाँ पर, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और क्रिया की थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर आ रही है। तो ये टाइगर वाज किल्ड बाय द लायन इन द जंगल, यानी जंगल के अंदर एक टाइगर शेर के द्वारा मारा गया था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रैफिक रूल्स फॉलोड बाय हिम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, तो हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 के जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 शुड आ रहा है अकेला, और ये बी में शुड भी आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप। तो डियर स्टूडेंट्स, शुड अपने आप में एक मॉडल वर्ब है, और जब भी मॉडल वर्ब आएगी तो उसके साथ बी जरूर आएगा। यहाँ अकेली शुड ही आई है, तो ये शुड यहाँ पर सही नहीं है, तो ये शुड भी यहाँ पर सही होना चाहिए। तो ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। तो इसको हम भर के देखते हैं, द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाय हिम, यानी उसके द्वारा ट्रैफिक रूल्स जो है, ट्रैफिक रूल्स का पालन किया जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट वन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द थीफ यस्टरडे एंड वाज प्रेजेंट।
अब ये देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज कॉट और वाज कॉट। तो ये ऑप्शन ए के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब वाज आ रही है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है। तो कौन सा यहाँ पर अब होने वाला है आपका करेक्ट आंसर? तो फिर दोबारा हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें यस्टरडे शब्द हमको दिखाई दे रहा है और यस्टरडे इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो आपका यहाँ पर ये राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये बी वाला, वाज कॉट। द थीव वाज कॉट यस्टरडे एंड वाज प्रेजेंट, यानी कल चोर को पकड़ा गया था और उसे जेल में डाल दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट 7, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे। तो यहाँ पर देखिए इज़ कंसिडर्ड या वाज कंसिडर्ड। तो ये एक स्टेटमेंट है कि भाई ऑनेस्टी जो है बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है आज भी, तो इज़ कंसिडर्ड। तो यहाँ पर ये ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑनेस्टी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे, यानी आज भी ऑनेस्टी को बेस्ट पॉलिसी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, मैनी बुक्स बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर। तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये और यहाँ पर बहुवचन है आपका जो कर्ता बना है, मैनी बुक्स यानी बहुत सारी किताबें, तो आर बॉट। तो इस तरह आपका ये आंसर हो गया, मैनी बुक्स आर बॉट बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर, यानी सिटी लाइब्रेरी के द्वारा हर वर्ष बहुत सारी किताबें खरीदी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, और ये 9 रहा आपका ये क्वेश्चन। ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, और ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर टू आवर ऑफिस बाय हिम। तो ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, तो यहाँ पर आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ सप्लाइड और सेकंड वाला है आर सप्लाइड। तो क्या होना चाहिए? तो ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, यानी फर्नीचर का ये, यानी ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर यानी नए फर्नीचर का ये एक सेट। तो यहाँ पर एक वचन में है आपका सब्जेक्ट, तो इज़ सप्लाइड। तो ये ए वाला यहाँ पर करेक्ट है। तो ये 10 वाला देखिए, रामायण बाई तुलसीदास, और क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन ए है वो है इज़ रिटन और बी है वाज रिटन। तो तुलसीदास के द्वारा रामायण लिखी गई थी, तो पास्ट टेंस की बात है, रामायण पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में लिखी गई थी, आज तो लिखी गई नहीं है। तो वाज रिटन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी रामायण वाज रिटन बाई तुलसीदास, यानी तुलसीदास जी के द्वारा रामायण लिखी गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द पेशेंट बाई डॉक्टर रमन नाउ शब्द को देखिए आप ध्यान से, इज़ बीइंग डायगोनाइज्ड या वाज डायगोनाइज्ड, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर लिखना है। तो द पेशेंट बाय द रमन नाउ, अब यहाँ पर नाउ शब्द आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो इज़ बीइंग डायगोनाइज्ड, यानी डायगोनाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है पेशेंट को डॉक्टर रमन के द्वारा अब, यानी इस वक्त। वाज डायगोनाइजिंग हम नहीं कर सकते इसको, क्योंकि भूतकाल की बात नहीं है, पास्ट टेंस नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। और ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12, द वॉच बाय द मैकेनिक, और इसका ऑप्शन नंबर ए हैज़ बीन रिपेयर्ड और बी वाला है हैज़ रिपेयर्ड। तो प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि हैज़ हैव हैड जब भी आएंगे तो उनके साथ बीन अवश्य आएगा। तो यहाँ पर बीन इसमें आ रहा है ए वाले में, हैज़ बीन रिपेयर्ड, यानी द वॉच हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, यानी मैकेनिक के द्वारा घड़ी की जो रिपेयर है वो कर ली गई है। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर 13, हरीश बाई हिम इन रेसलिंग, और इसका ऑप्शन नंबर ए कैन नॉट बी बीटन और कैन नॉट बीटन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के अंदर कैन एक मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ ये बी आ रहा है, और यहाँ बी वाले में बी शब्द नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये बी वाला यहाँ पर आपका इनकरेक्ट आंसर है और ए वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इस तरह हो गया, हरीश कैन नॉट बी बीटन बाई हिम इन रेसलिंग, यानी हरीश उसको पहलवानी में हरा नहीं सकता, बीट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
बुक्स बाई हर, आर लाइक्ड या इज लाइक्ड। बुक्स, अब देखिए बहुवचन है ये आपका यहाँ पर करता तो आर लाइक्ड, तो आर लाइक्ड यहाँ पर सही हो गया। बुक्स आर लाइक्ड बाई हर, यानी पुस्तकें उसके द्वारा पसंद की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, टेनिस बाई हिम, विल बी प्लेड या शैल बी प्लेड। अब टेनिस के लिए विल आएगा, शैल नहीं आएगा, शैल तो आई बी के साथ आता है, तो विल बी प्लेड, टेनिस विल बी प्लेड बाई हिम, यानी टेनिस उसके द्वारा खेली जाएगी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वन, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, दिस मेडिसिन टेकन बाई यू। तो यहाँ पर देखिए मस्ट बी और मस्ट दोनों में से अब तक आप काफ़ी सीख गए होंगे कि भाई मस्ट बी एक मॉडल वर्ब है और उसके साथ बी आना चाहिए, तो इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में हम गलती करते हैं समझने में। तो दिस मेडिसिन मस्ट बी टेकन बाई यू, यानी ये जो मेडिसिन है वो तुम्हारे द्वारा निश्चित रूप से ली जानी चाहिए। तो ये 17 वाला देखिए, वी गिवन मिल्क बाई द काउ, वी आर या इज, तो वी बहुवचन है यहाँ पर, तो आर, यानी वी आर गिवन मिल्क बाई द काउ, यानी गाय के द्वारा हमको दूध दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर है इज स्पोकन आर स्पोकन, तो अंग्रेजी एक विषय का नाम है, तो यहाँ पर एक वचन मानेंगे उसको, तो इज स्पोकन, यानी इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया के अंदर बोली जाती है। ये रहा आपका नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, माई पर्स स्टोलन। यहाँ पर भी दो ऑप्शन है आपके लिए, हैज़ बीन स्टोलन या हैव बीन स्टोलन। तो आप देखिए माई पर्स, पर्स एक ही बात है, यानी एक वचन है, तो गौर करिए आप इस सेंटेंस पर, माई पर्स यानी मेरा पर्स, यानी मेरा बटुआ। अब बटुआ जो है वो एक वचन है, तो एक वचन के लिए आपको हैज़ लगाना पड़ेगा, हैव हम नहीं लगा सकते पर्स के लिए, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है और ए वाला आपका बिल्कुल राइट है। तो माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, यानी मेरा पर्स जो है चुरा लिया गया है, मेरा पर्स स्टोलन हो गया है। और अब देखिए आप नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20, माई वर्क बाई मी इन एन आवर, और ये ऑप्शन नंबर ए हैज़ टू बी फिनिश्ड और हैव टू बी फिनिश्ड। अब माई वर्क भी एक यूनिट है और वो सिंगुलर नंबर के अंदर है, यानी माई वर्क यानी मेरा काम, तो मेरा काम है, तो हैज़ इसके लिए हम काम में लेंगे, हैव नहीं लेंगे, तो ये ए वाला यहाँ पर करेक्ट है, हैज़ टू बी फिनिश्ड, यानी माई वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाई मी इन एन आवर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यू ए प्राइज, आर गोइंग टू बी गिवन या इज गिवन, तो यू के साथ आर आएगा और ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो गया, इज यू के साथ नहीं आता, तो ये इनकरेक्ट है। तो ये इस तरह हो गया आपका सेंटेंस, यू आर गोइंग टू बी गिवन ए प्राइज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हर क्लॉथेज वॉश्ड बाई सरोज, इसका ऑप्शन नंबर ए वर गोइंग टू बी या वाज गोइंग टू बी। तो यहाँ पर देखिए हर क्लॉथेज यानी उसके कपड़े, तो वर गोइंग टू बी बहुवचन में है कपड़े, तो हर क्लॉथेज वर गोइंग टू बी वॉश्ड बाई सरोज। अब नेक्स्ट वन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मोहन बाई देम वाज लाफ्ड एट या वर लाफ्ड एट, तो मोहन यहाँ पर एक वचन है, तो इसके लिए वाज लाफ्ड एट। तो अब देखिए आप 24, द प्राइजेज बाई हर, द प्राइजेज बाई हर, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर ए हैव बीन गिवन अवे और हैज़ बीन गिवन अवे, द प्राइजेज। अब देखिए प्राइजेज, प्राइजेज क्या है, बहुवचन है, तो हैव बीन गिवन अवे, तो प्राइजेज हैव बीन गिवन अवे बाई हर। क्वेश्चन नंबर 25, द डॉक्टर वाज बाई राधा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सेंट फॉर, और बी के अंदर आ रहा है सेंड फॉर। तो अब चूंकि बच्चों क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बच्चों हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर ये सेंड थर्ड फॉर्म है, सेंड पहली फॉर्म है, तो हम सेंड फॉर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो द डॉक्टर वाज सेंट फॉर बाई राधा। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड या पोस्ट।
तो हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये क्रिया की थर्ड फॉर्म यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, बी के अंदर ये पहली फॉर्म है, तो ये करेक्ट नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यानी लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, इस लेटर को पोस्ट किया जाना चाहिए। और ये रहा आपका 27, लेट ए ग्लास ऑफ मिल्क बी ब्रॉट या ब्रिंग। तो यहाँ पर भी ये क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो ये ब्रॉट यहाँ पर आ जाएगा, ब्रिंग नहीं आएगा, ये गलत है, ये सही है। तो लेट ए ग्लास ऑफ मिल्क बी ब्रॉट, मिल्क का एक ग्लास लाया जाना चाहिए। और ये 28, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ या स्विच ऑफ, ये पहली फॉर्म है, तो ये गलत है, ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है स्विच्ड। तो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, यानी लाइट को स्विच ऑफ किया जाना चाहिए। और ये 29, यू आर रिक्वेस्टेड टू मी। अब देखिए हेल्प या हेल्प्ड, तो एक नज़र में ही आप पहचानने लग गए आप क्रिया की थर्ड फॉर्म में ये बी वाला, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, ये गलत है। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, यू आर रिक्वेस्टेड टू मी। अब इसमें दो ऑप्शन है यहाँ पर, हेल्प और हेल्प्ड। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाई पैसिव वॉइस के अंदर क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब हेल्प भरेंगे या हेल्प्ड भरेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चक्कर खा गए ना आप, यानी यदि आप भर देते हो हेल्प तो गलत हो गया आपका। यहाँ पर हम हेल्प भरेंगे, क्योंकि प्रिय बच्चों जब भी कोई इन्फिनिटिव आ जाता है टू के साथ, जब क्रिया आती है तो वो पहली फॉर्म में ही आती है। तो यहाँ पर हम पहली फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, यानी हेल्प लिखेंगे, हेल्प नहीं लिखेंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब देखिए आप नेक्स्ट वन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यू आर एडवाइज टू हार्ट। तो देखिए यहाँ पर वर्क या वर्कड, तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर वर्क भरेंगे। अब सीख गए आप इसको कि इन्फिनेटिव में जब क्रिया आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, पास्ट फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में नहीं आती। ये 31 देखिए, बाई हुम वाज द एप्लीकेशन रॉट या रिटर्न। तो रिटर्न आएगा यहाँ पर, क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है इन्फिनेटिव यूज़ नहीं है। तो 32 वाला देखिए, हु वाज बाई यू ए लेटर, रिटर्न। यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, तो हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 32, हु वाज बाई यू ए लेटर। तो रिटर्न या रॉट, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म रिटर्न है, तो रिटर्न ही सही है, ये रॉट वाली गलत है। तो हु वाज रिटर्न बाई यू ए लेटर, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब देखिए आप 33, ऑनेस्टी एवरीवेयर इज़ एप्रिसिएटेड या एप्रीसिएट। तो ये बिल्कुल ये क्रिया की थर्ड फॉर्म आ रही है एप्रिसिएटेड, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑनेस्टी इज़ एप्रिसिएटेड एवरीवेयर, यानी ऑनेस्टी को हर जगह यानी ऑनेस्टी की हर जगह प्रशंसा की जाती है, एप्रिसिएट की जाती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, एप्रिसिएट यानी प्रशंसा करना। अब देखिए 34, द इंडियन सोल्जर्स फॉर ब्रेवरी। तो आर नोन या नो, तो यहाँ पर आर नोन सही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी है, क्रिया की थर्ड फॉर्म भी है, यानी इंडियन सोल्जर्स आर नोन फॉर ब्रेवरी, यानी जो भारतीय सोल्जर्स होते हैं वो ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। अब देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, ही वाज गिल्टी बाई द पुलिस, फाउंड या फाइंड। तो ही वाज फाउंड, ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए फाउंड, यानी ही वाज फाउंड गिल्टी बाई द पुलिस, यानी पुलिस के द्वारा उसे गिल्टी पाया गया था, दोषी पाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आइसक्रीम विद मील वाज सर्व्ड या सर्व। तो सर्व्ड, क्रिया की थर्ड फॉर्म सर्व्ड है, तो सर्व्ड ही हम यहाँ पर भरेंगे। तो सर्व्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सर्व गलत है। अब देखिए 37, द कमेटी हैज बाय द प्रिंसिपल। तो बीन डिजॉल्व्ड या डिजॉल्व्ड, क्रिया की थर्ड फॉर्म दोनों में ही, लेकिन बीन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हैज है, क्योंकि जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि हैज है और हेड का यदि यूज़ हो रहा है तो उसके साथ हमको बीन और लगाना है, और यदि मॉडल आ रही है तो उसके साथ बी लगाना है।
तो बीन डिजॉल्व्ड यानी द कमेटी हैज़ बीन डिजॉल्व्ड बाय द प्रिंसिपल, यानी कमेटी को प्रिंसिपल के द्वारा भंग कर दिया गया है। डिजॉल्व कर दिया गया मतलब भंग कर दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, वाई वाज आई बाई यू, तो सस्पेक्टेड या सस्पेक्ट, ये सस्पेक्ट तो क्रिया की पहली फॉर्म है तो ये गलत है, और ये सस्पेक्टेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो ये आपका करेक्ट आंसर। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, हु आर लाइक्ड मोस्ट बाई अस, ये आपका क्वेश्चन है और पैसिव वॉइस में नीचे आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दे रखा है, और ए ऑप्शन में पूछा जा रहा है आपसे कि हुम डू वी लाइक मोस्ट, और बी में आपसे पूछा जा रहा है कि हुम आर वी लाइक मोस्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करें, और जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लेके जाते हैं तो क्या क्या चेंज करते हैं या क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती है, हम किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए जिससे हम सही सही तरीके से एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज कर सकें। इससे पहले चेंज करने के नियम देखें, आप पहले ये समझिए कि वास्तव में एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सिंपल सेंटेंस हमने पढ़े हैं टेंसों में, वो सब एक्टिव वॉइस में होते हैं। यानी अधिकांशतः ऐसा होता है कि कर्ता के बाद यदि कोई जो वर्ब आ रही है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, कहने का मतलब क्रिया के ऊपर यदि कर्ता का प्रभाव है, यानी जो कर्ता होता है वही कार्य को करता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वही क्रिया एक्टिव वॉइस में है। और जब कर्ता काम नहीं करता बल्कि कार्य को रिसीव करता है, यानी एक्शन रिसीव करता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वही आपकी जो वर्ब है वो एक पैसिव वॉइस के अंदर है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, एक्टिव वॉइस यानी व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स, यानी जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट काम करता है तो द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। तो उस कंडीशन में हम वर्ब को एक्टिव वॉइस की मानते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये एग्जांपल देखिए, राम प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर वर्ब यानी राम क्रिकेट खेलता है, तो ये प्लेज क्या है, ये यहाँ पर वर्ब है। तो कौन खेलता है, राम, यानी इसका मतलब राम जो है एक्ट कर रहा है, राम काम कर रहा है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि राम जो है काम करता है, राम का ही प्रभाव है क्रिया के ऊपर। तो ये सेंटेंस हुआ आपका एक्टिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस की को हम इस तरह समझ सकते हैं कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स द एक्शन, यानी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट जब एक्शन रिसीव करे, यानी काम को जो है रिसीव करे, तो उस वक्त द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। तो हम कहेंगे कि वही वर्ब जो है पैसिव वॉइस में, यानी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में। देखिए एक एग्जांपल, जैसे क्रिकेट इज़ प्लेड बाय राम, यानी क्रिकेट खेली जाती है। तो यहाँ पर ये क्रिकेट जो शब्द आया है, जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये खुद काम नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पर ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। काम करने वाला तो पीछे को चला गया है, बाई लग के पीछे को चला गया। तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस हुआ आपका पैसिव वॉइस में। अब संरचना के रूप में जब हम देखते हैं तो हम विभिन्न तरह के अंतर पाते हैं, और जब भी हम एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को ले जाते हैं तो मोटी मोटी बातें हैं, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये इस तरह कि भाई आप पहला काम तो ये करें कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, और हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी टेंस का सेंटेंस है उसी की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएं, ये जे एम आर में से कोई सी एक। यदि आपका सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो उसमें आपको पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बाज या बर। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को लेकर के जाते हैं तो जिस टेंस का सेंटेंस है उसी की हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, और इसके बाद में आपको मेन वर्ब जो भी आएगी उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और इसके अलावा प्रोनाउंस जो आते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे यदि यानी जो प्रोनाउन आएंगे वो इस तरह आपके चेंज हो जाएंगे, यानी ही हिम में चेंज हो जाएगा, हिम ही में। इसी तरह सी हर में या हर हो तो वो सी बन जाएगा, आई मी में चेंज हो जाएगा, और मी है तो वो आई बन जाता है। बी का अस और अस का बी, यू का यू ही रहता है दोनों तरफ, दे का देम और इट का इट रहता है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ही सी आई वी यू दे और इट, ये हमेशा सब्जेक्टिव जो है प्रोनाउन कहलाते हैं, ये सब्जेक्ट के स्थान पर ही आते हैं।
और ये पीछे की तरफ जो आप ये देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे ही आते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये हिम का ही हो जाएगा, या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो ही का हिम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हम जो है प्रोनाउन को बदलते हैं। और बेसिक जो फार्मूला है, यानी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के जो बेसिक फार्मूले हैं वो इस तरह हैं। एक्टिव वॉइस में हमेशा सेंटेंस की संरचना इस तरीके से रहती है, यानी मूल रूप से जो बेसिक संरचना होती है सिंपल सेंटेंस की, वो हमेशा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह पैसिव वॉइस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से काम करता है, यानी पहले ऑब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाई लग करके सब्जेक्ट आता है। तो प्यारे बच्चों, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। थोड़े बहुत बदलाव इनमें होते रहते हैं टेंस की, और थोड़े बहुत बदलाव इनमें जो है सेंटेंस की नेचर के अनुसार जो है होते रहते हैं। तो हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। जैसे आप देखिए एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे बदल रहा है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आया हूँ आपके लिए। जैसे ये देखिए आप, राम रॉट ए लेटर, ये सेंटेंस है बिल्कुल, ये एक्टिव वॉइस के अंदर है कि भाई राम ने एक पत्र लिखा था। तो आप देख रहे हैं कि राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, रॉट यहाँ पर मेन वर्ब है, ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसका। तो आप देख रहे हैं कि राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, रॉट यहाँ पर मेन वर्ब है और ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी राम सब्जेक्ट है और ये रॉट यहाँ पर वर्ब है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यानी ये पास्ट टेंस है। तो जब हम पैसिव में लाएंगे तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए आप, ये आपका जो लेटर था, जो ऑब्जेक्ट है, ये हमने यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वाज हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और रोट जो वर्ब थी उसकी हमने यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, और फिर बाई लगा करके राम को जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट देखिए ए एक्टिव वॉइस में और फिर इसका पैसिव वॉइस देखिए। जैसे राम इज़ राइटिंग ए लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है राइटिंग, यानी राइट के अंदर आईएनजी लगा हुआ है, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव में लाएंगे तो ऑब्जेक्ट यानी ए लेटर को पहले लिखेंगे, ये लिख दिया हमने, ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज। लेकिन आईएनजी जब लगी रहती है क्रिया के अंदर तो उसमें आईएनजी हटाएंगे और उसकी जगह बीइंग लिखेंगे, और फिर जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने लिख दी रिटर्न, और फिर बाई लग के आपका जो सब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। और देखिए कुछ सम मोर एग्जाम्पल्स, ये देखिए आप, जैसे राम हैज़ रिटन ए लेटर। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसमें हैज़ का यूज़ हो रहा है, और हमेशा परफेक्ट टेंसों में जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से ही आती है। तो इसमें भी यहाँ पर ये ए लेटर ऑब्जेक्ट है और राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव में लेके आए तो ए लेटर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, और हैज़, हैव, हैड या जब भी आएंगे तो उनके साथ में बीन लगेगा। तो ये हमने यहाँ पर बीन लगा दिया, हैज़ बीन, और रिटर्न पहले से ही थर्ड फॉर्म थी, और फिर बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, यानी राम पीछे को आ गया। और देखिए वन मोर एग्जाम्पल, राम रॉट ए लेटर, राम ने एक पत्र लिखा था, तो ये लेटर वाज रिटन बाई राम, ये पहले आ गया था, पहले समझा दिया मैंने आपको। अब देखिए नेक्स्ट वन वाला, राम विल राइट ए लेटर, ये फ्यूचर टेंस के अंदर है कि भाई राम एक पत्र लिखेगा। तो यहाँ पर ये विल का यूज हो रहा है, और जब हम इसको पैसिव में लाएंगे तो नियम वही है, बेसिक रूप से आप ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ये बना दिया आपने ये लेटर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, और सेल विल जब भी आएंगे उनके साथ बी जोड़ा जाएगा, ये बी लगा दिया हमने। और मूल रूप से पहले भी मैंने बताया कि भाई इसको तो बिल्कुल दिमाग में रख लो, आपकी क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के अंदर, और बाई लग करके ये आपका राम पीछे को आ गया, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया। तो प्यारे बच्चों, सेल और विल जब भी आएंगे उनके साथ बी लगाइए। इसके अलावा मॉडल वर्ब जब भी आएगी उनके साथ भी आपको बी लगाना है। ये देखिए नेक्स्ट वन, राम विल हैव रिटन ए लेटर, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसमें ये ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर हमने पहले लिख दिया, और विल हैव बीन यहाँ पर हमने कर दिया है इसका, और रिटन पहले से ही थर्ड फॉर्म थी, रिटन लिख दी, और बाई लग के यहाँ पर राम आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपके लिए एक समझने के लिए
बेहतरीन तरीके से सभी टेंसों का एक चार्ट लेकर के आया हूँ, इससे आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। इस चार्ट की सहायता से यहाँ पर इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि सभी तरह के जो टेंस हैं वो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं एक एक एग्जाम्पल के द्वारा। इसको आप बिल्कुल उतार लेना अपनी कॉपी में और हमेशा आपके काम आएगा ये। तो जैसे आप देख रहे हैं कि भाई 3 तरह की टेंस है, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो ये देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस की ये 4 फॉर्म है। सिंपल जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, कंटिन्यूस जिसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम एक एक टेंस को यहाँ पर देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह ये पास्ट सिंपल, ये पास्ट कंटिन्यूस, और ये पास्ट परफेक्ट, और इसी तरह ये फ्यूचर सिंपल, और फिर ये आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर कुछ क्रॉस भी लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। यदि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कोई सेंटेंस है तो उसका जो है आपको पैसिव वॉइस नहीं बनता नहीं है उसका। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी नहीं बनता। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस तरह ये जो 12 टेंस है इनमें से 4 टेंसों के पैसिव वॉइस नहीं बनते। बाकी के बचे हुए जो 8 टेंस हैं उन्हीं के एक्टिव से पैसिव में जो है रूपांतरण होते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप समझिए, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखो आप, राम लव्ड सीता, तो सीता इज़ लव्ड बाई राम। अब देखिए पास्ट सिंपल में, राम लव्ड सीता, तो सीता वाज लव्ड बाई राम। इसी तरह फ्यूचर सिंपल में, राम विल लव सीता, तो सीता विल बी लव्ड बाई राम। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राम इज़ लविंग सीता, तो सीता इज़ बीइंग लव्ड बाई राम। ये पास्ट कंटिन्यूस में देखिए आप, सीता वाज बीइंग, ये देखिए आप पास्ट कंटिन्यूस में, राम वाज लविंग सीता, और इसका ये पैसिव देखिए, सीता वाज बीइंग लव्ड बाई राम। अब देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये राम हैज़ लव्ड सीता, और इसका पैसिव, सीता हैज़ बीन लव्ड बाई राम। अब देखिए आप पास्ट परफेक्ट, राम हैड लव्ड सीता, और सीता हैड बीन लव्ड बाई राम। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए आप, राम विल हैव लव्ड सीता, और सीता विल हैव बीन लव्ड बाई राम। तो इस तरह आप इसको उतार लें तो हमेशा आपके सामने एक पूरी तरह से सॉल्व्ड ये एग्जाम्पल मिलेंगे कि भाई हम टेंसों के अनुसार जो एक्टिव से पैसिव बदलने वो किस तरह हमको बदलने हैं। इस उदाहरण से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और देखिए आप कुछ और एग्जाम्पल्स, यहाँ देखिए, डज राम राइट ए लेटर, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अब देखिए जैसे आपके साथ यदि क्वेश्चन वाला कोई सेंटेंस आ गया एक्टिव में, तो उसका पैसिव कैसे बनाना है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सीधी सी बात है, बेसिक रूल तो वही रहेंगे। अब चूंकि आपका एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस मान लीजिए इंटरोगेटिव है, तो पैसिव में भी इंटरोगेटिव ही रहेगा। और इंटरोगेटिव रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड को हमेशा कर्ता से आगे हम रखेंगे। तो जैसे ये डज राम राइट ए लेटर, अब डज इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है AR। अब चूंकि ए लेटर आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये बन गया आपका सब्जेक्ट। अब ये एक वचन है, तो इसके लिए हमने इज, यानी हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस की लेनी थी उसमें से हमने इज ली। तो इज ए लेटर, और क्रिया की थर्ड फॉर्म फिर लिखनी है आपको, ये लिख दिया आपने रिटर्न, और फिर ये जो आपका राम यहाँ पर सब्जेक्ट था वो यहाँ हमने इसको बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी इज ए लेटर रिटर्न बाई राम। अब देखिए नेक्स्ट वन, डिड राम राइट ए लेटर, ये आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। इसको समझ लो भाई, पास्ट सिंपल के अंदर है तो कैसे हम उसको करेंगे। तो डिड यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का वाक्य, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब से हम शुरू करेंगे। अब पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है बाज या वर्ब। अब ये ए लेटर आपका यहाँ पर जो सब ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बनने वाला है, ये सब्जेक्ट बन गया। अब ये एक वचन है तो हमने यहाँ पर बाज का यूज़ किया है, तो बाज ए लेटर रिटन बाई राम। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लिया है इंटरोगेटिव में, विल राम राइट ए लेटर। इस तरह की कोई बात है, फ्यूचर टेंस का है ये सेंटेंस, और फ्यूचर टेंस में ये इंटरोगेटिव है, तो इसको हम कैसे करेंगे। नियम वही है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें
किसी तरह का प्रेशर नहीं लें, बिल्कुल बेसिक रूल वही होते हैं, थोड़े बहुत अंतर आ रहे हैं जो हम उदाहरणों से समझ रहे हैं। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि बेसिक नियम ये है कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनने वाला है, तो ये आपने ये बना दिया इसको सब्जेक्ट। अब चूंकि ये क्वेश्चन है तो विल को हम आगे ले गए, ये विल हमने आगे रख दिया, तो विल ए लेटर और सेल या विल जब भी आएंगे तो बी उनके साथ लगेगा, तो ये हमने यहाँ पर बिल को यहाँ पर जो है लिखा है। तो विल ए लेटर बी, और ये मेन वर्ब जो आई है आपकी राइट उसकी थर्ड फॉर्म, और फिर बाई लगा करके हमने यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट राम था उसको ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया है। और देखिए कुछ सम मोर एग्जाम्पल। राम कैन राइट ए लेटर, ये मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस है ये, तो इसको हमने पैसिव वॉइस में बदला है। तो बेसिक नियम वही है, यानी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेटर, ये हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। और जब ये कैन है, कैन मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ में बी आपको लगाना दिया, बी लगा दिया आपने, यानी ए लेटर कैन बी। और ये जो मेन वर्ब है, अब आपको मेन वर्ब लिखनी है तो उसकी थर्ड फॉर्म आपने लिखी रिटर्न, और फिर बाई लगा करके ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया है बाई राम, यानी ए लेटर कैन बी रिटन बाई राम। अब देखिए नेक्स्ट वन, हु रॉट दिस पोएम, ये हु वाला क्वेश्चन है, यानी हु वाला सेंटेंस है, और यानी हु रॉट दिस पोएम, यानी इस पोएम को किसने लिखा। तो हु वाला जब भी सेंटेंस आएगा तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये बाई हुम करके, फिर वही आपने ये हेल्पिंग वर्ब ली वाज, और दिस पोएम, और फिर ये जो आपकी वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख दी, और ये क्वेश्चन आपने लगा दिया, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। इसको हम हु से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, यानी हु वाज दिस पोएम रिटन, और लेकिन ये जो बाई है आपका, इस जो पहले आया था इसको हमको बाद में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जब हु से सेंटेंस बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो बाई को अंत में लाना पड़ेगा, यदि हुम से बनाते हैं तो बाई को शुरुआत में आपको रखना है। अब देखिए नेक्स्ट वन, ही टीचेज अस इंग्लिश। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, और टीच जो टीचेज आया है यहाँ पर ये मेन वर्ब है, और अस ये ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, अस और इंग्लिश। तो ऐसे सब सेंटेंस आते हैं जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस को हम दोनों ही ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। जैसे ये देखिए इसका सॉल्यूशन, यानी हमने अस से बनाया इसको, तो अस जब सब्जेक्ट बना तो वो बी बन गया यहाँ करके, अस यहाँ पर सामने आएगा सब्जेक्ट की जगह पे तो बी बन जाएगा। अब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने तो वी आर, और फिर जो मेन वर्ब आई उसकी हमने थर्ड फॉर्म लगा दी टॉट, तो वी आर टॉट, और ये इंग्लिश को यहाँ पर हम लिया है दूसरे ऑब्जेक्ट को, और बाई लग के हमने ये सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया ही को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हुए। और यदि हम इसको इंग्लिश से बनाते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट से इंग्लिश से, तो ये इस तरीके से चेंज होगा, इंग्लिश इज और टॉट, और फिर ये जो अस है उसको टू लगा कर हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर बाई लगा करके हिम लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वाले कुछ सेंटेंस है, जैसे समवन हैज़ स्टॉलन माई पर्स। समवन यानी किसी व्यक्ति ने जिसको मैं जानता नहीं, दैट इज़ अननोन टू मी। तो जब भी ऐसी स्थिति हो जो मेरे लिए अननोन हो, जिसको मैं जानता नहीं, तो ऐसे सब्जेक्ट आपके अननोन कहलाते हैं, और जो अननोन सब्जेक्ट होते हैं वो ओमिट किए जाते हैं पैसिव वॉइस बनाते वक्त, यानी उनको बाई लगा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो ओमिट किए जाते हैं, जो अननोन है या अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे कि दे है, समवन है, समबॉडी है, एनी बॉडी है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपके लिए अननोन हो, जिसे आप जानते नहीं हो, तो उसको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ये देखिए आप, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, तो माई पर्स यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट और ये समवन यहाँ पर सब्जेक्ट। तो माई पर्स को हम लेकर के आए, इसको सब्जेक्ट बना दिया हमने, और हैज़ हैव हैड जब भी आएंगे तो उनके साथ बीन लगेगा, तो ये हैज़ बीन, और ये क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से ही है तो स्टोलन। अब बाई लग के समवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू राइट समवन हियर एडिंग बाई। तो देखिए नेक्स्ट वन देखिए, आई एम टू हेल्प हिम, ये अलग तरह के कुछ सेंटेंस है, और इनको इस तरीके से आपको बनाना है, यानी टू हेल्प, यानी हेल्प से पहले, यानी क्रिया से पहले जब टू आ जाता है तो उसको आपको टू भी करना है, यानी उसको आपको टू भी कर देना है। बाकी की चीज़ें वही है, यानी आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया ही, ये जो हिम है यहाँ आकर के ही बन गया, तो ही इज़ टू बी
हेल्प्ड बाई मी, ये जो आई था वो मी बन गया यहाँ पर आकर के। और अब देखिए और नेक्स्ट ये गोइंग टू वाले कुछ सेंटेंस है, जैसे माई फादर इज़ गोइंग टू बाई ए टीवी। जब भी गोइंग टू आएगा, गोइंग टू, तो उसमें गोइंग टू भी कर दिया जाएगा, बाकी चीज़ तो होगी वही है। तो यहाँ पर देखिए ए टीवी आपका ऑब्जेक्ट है, ए टीवी, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया ए टीवी। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये लगा दी हमने, बाकी गोइंग टू भी लिख करके, और ये जो आपकी मेन वर्ब है बाई, उसकी यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लगाई और फिर बाई लग के आपका सब्जेक्ट पीछे को आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है माई फादर, माई फादर जो यहाँ पर सब्जेक्ट था। अब देखिए नेक्स्ट वन, वी मस्ट लिसन टू आवर टीचर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेन वर्ब के अंदर टू और जुड़ा हुआ है, यानी प्रीपोजिशन और जुड़ा हुआ है, लिसन टू। तो इस तरह के आएंगे तो ये जब भी हम इनको पैसे में लेकर के आएंगे तो हमेशा ये प्रीपोजिशन अपनी क्रिया के साथ ही लगे रहेंगे। बाकी की चीज़ें वही है, आपको ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाना। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका आवर टीचर्स है, तो आवर टीचर्स यहाँ पर आ गया। ये मस्ट जो है आपकी मॉडल वर्ब है तो उसमें बी लगा दी हमने, मस्ट बी, आवर टीचर्स मस्ट बी। और लिसन्ड टू यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी लिसन्ड, और उसके साथ टू जोड़ दिया जो उसी के साथ चिपक के यहाँ पर आ गया, और फिर बाई लग के अस, यानी बी का यहाँ पर अस हो गया है ऑब्जेक्ट बनने पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये देखिए शट द डोर। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस मुख्य क्रिया से शुरू हो, या डोंट से शुरू हो, या प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो, तो ऐसे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं उनको हम लेट से शुरू करते हैं, लेट, और उसके बाद में ये आपका द डोर, और फिर बी लगा करके आपको क्रिया जो शुरू में आई है, यानी जो पहले ही आ जाती है, उसको हम यहाँ पर अंत में उसकी थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो लेट द डोर बी शट। वर्क हार्ड, जैसे ये देखिए आप, ये थोड़ा सा एक अलग तरह का सेंटेंस है। जैसे वर्क हार्ड, तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि भाई काम करो, हार्ड वर्क करो। तो यू आर एडवाइज्ड टू करके और इसी को हमको लिख देना है, यानी इस तरह की कोई बात हो तो उसको ऐसे लिखना है आपको, यू आर एडवाइज्ड। यदि प्लीज़ या काइंडली हो तो यू आर रिक्वेस्टेड हम कर देते हैं, और फिर टू लगा करके बचा हुआ सेंटेंस लिख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन, जैसे ये देखिए प्लीज़ वाला सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी योर बुक। यहाँ पर प्लीज़ आ रहा है तो प्लीज़ को हमने बदल दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू करके ये पूरा सेंटेंस उठा करके ऐसे कि ऐसे हमने यहाँ पर लिख दिया गिव मी योर बुक। तो ये बहुत ही आसान है। और ये देखिए डोंट सिट हियर, यहाँ पर ये डोंट से शुरू हो रहा है, यानी डोंट से शुरू हो रहा है तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम इस तरह कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, और नॉट टू करके उसको पूरा लिख देंगे, यानी यू आर एडवाइज्ड या एडवाइज्ड, यानी यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड नॉट टू सिट हियर। नेक्स्ट वन देखिए, जैसे ये रहा आपका डोंट टेक माई बुक, तो लेट माई बुक्स। अब देखिए नेक्स्ट वन डोंट टेक माई बुक, ये भी ठीक ऐसा ही है, इसको हम लेट से भी जो है कर सकते हैं। तो लेट से करेंगे तो इस तरह हो जाएगा लेट माई बुक नॉट बी टेकन, यानी यहाँ पर लेट वाला फार्मूला आ जाएगा। और ये देखिए यदि कोई सेंटेंस लेट से ही शुरू हो रहा है, जैसे ये देखिए लेट हिम प्ले फुटबॉल, तो इसको हम लेट से ही शुरू करेंगे, यानी लेट लिखेंगे, फुटबॉल लिख देंगे, यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे, और फिर बी लगा करके जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड लिख दी, और बाई लग के यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी हिम को यहाँ पर ले करके आए हम। अब देखिए नेक्स्ट वन, जैसे लेट हर मेक टी, तो इसी तरह इसको हमने हल कर दिया, लेट टी बी मेड बाई हर। और देखिए लव द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, ये एक अलग तरीके से भी हमने, यानी शुड बी करके भी हम इसको बना सकते हैं। लव द चिल्ड्रन, इसको हम दो तरीके से भी, यानी लेट से भी बना सकते हैं, जैसे लेट द चिल्ड्रन बी लव्ड, या फिर इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं कि चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। और देखिए नेक्स्ट वन, whom डू यू लाइक, तो हु इज़ लाइक्ड बाई यू। और ये देखिए whom डिड यू राइट ए लेटर, तो हु वाज रिटन बाई यू ए लेटर। और देखिए नेक्स्ट वन, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सी सिंग ए सॉन्ग, तो ये इस तरीके से हो गया हाउ इज़ ए सॉन्ग संग बाई हर। तो हमने ये देखा कि जो बेसिक फार्मूला है वो नहीं बदलता। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो कुछ मूलभूत, कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे
पहली चीज़ ये कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उसके बाद में जो भी वर्ब आई है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यदि सेंटेंस के अंदर हैज़, हैव या हैड आ रहे हैं तो उनके साथ बीन लगा देते हैं। यदि सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब आ रही है तो उनके साथ बी लगा देते हैं, बी। यदि सेंटेंस के अंदर क्रिया में आईएनजी आ रही है तो आईएनजी हटाएंगे और बीइंग लगाएंगे। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। वीडियो को आप एक बार में समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, एक दो बार देखो, जिससे आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और एक नए चैप्टर के साथ हम दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।